Once we have decided on our suppliers from whom we can buy our raw materials, the next step is to find out an effective purchase procedure जिससे हम अपने डेली यूज़ की और अपने रॉ मटेरियल्स को परचेज़ करेंगे। ये एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जिससे जो रूटीन में हो। हमने देखा कि अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को टाइमली नहीं मंगवाते हो और किस तरह आपको स्टॉक आउट्स का सामना करना पड़ता है, या फिर आपकी इन्वेंट्री अगर लेवल पर नहीं होती, तो आपको किस तरह से जो है वो नुकसान हो सकता है। तो परचेज़िंग प्रोसीजर जो है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए। ये एक रिकरिंग प्रोसीजर है जो कि बार-बार होता रहेगा। यहाँ पर आपके सामने एक फ्लो चार्ट शो करती हूँ, कंप्यूटराइज़्ड फ्लो चार्ट के थ्रू परचेज़िंग प्रोसीजर को बनाया गया है। एक सिंपल सी देखा जाए, अगर आपकी कंपनी है और आप परचेज़िंग करना चाहते हैं, सिंपल अगर रखा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी कंपनी में ऑपरेशंस परफ़ॉर्म कर रहे हैं। आपको कोई पर्सन आकर बताता है कि हमारी कंपनी में कोई जो है मटीरियल नहीं है, या फिर उसको रॉ मटीरियल चाहिए था जो जिसकी क्वांटिटी खत्म होती जा रही है। किसी भी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मेरे पास जो एक कोई मटीरियल है वो ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है? उसके बाद क्या करेगा वो पर्सन, जो है वो मैनेजर को बताएगा या सुपरवाइज़र को बताएगा। सुपरवाइज़र का काम क्या होगा, उसने नेक्स्ट देखना है कि क्या हमने ये वाली चीज़ ऑर्डर की हुई है। अगर वर्कर्स कोई चीज़ माँग रहे हैं तो देखना है कि क्या जो वो आइटम माँग रहा है उसको ऑर्डर किया गया है या फिर नहीं किया गया। अगर तो नहीं किया गया होगा तो फिर आप क्या करते हो, नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हो। लेकिन अगर आपने पहले से ही ऑर्डर कर दिया है तो फिर आप नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ मूव करोगे, उस वाले ऑर्डर को नहीं देखोगे। अब आपने नहीं किया तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपने देखना है कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। जितना भी टाइम पीरियड है आपके लिए, उसके लिए आप अपनी क्वांटिटी देखते हो। क्वांटिटी को डिटरमिन करने के बाद अपने वेंडर्स को डिटरमिन करते हो, ठीक है? ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। सिर्फ़ एक फ्लो चार्ट भी हम देख लेंगे। वेंडर्स आपके सप्लायर्स हैं कि आप देखते हो कि हमें किस सप्लायर से जो है वो अपने आइटम्स मँगवाने हैं। हम सप्लायर्स को कैसे चूज़ करते हैं वो भी आपको बताऊँगी। नेक्स्ट कहता है डिटरमिन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने देखा कि मैंने इस सप्लायर से चीज़ें मँगवानी हैं, क्वांटिटी का आपको पता था। उसके अलावा आपको पता है कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसका एक एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की जाती हैं। वो सारा कुछ लिखेंगे। उसके बाद जो है आप अपने पैकेजिंग का स्टाइल और ट्रांसपोर्टेशन का क्या मोड होगा और कितने डेज़ में डिलीवरी आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो आप अपनी मेंशन करोगे उस ऑर्डर में। उसके बाद मेक आउट परचेज़ ऑर्डर, ये सारी चीज़ें मिलाकर आपकी एक जो है ऑर्डर बन जाएगा, जिसको हम रिक्विजिशन भी कहते हैं, जो कि हम अपने डिपार्टमेंट से करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा काम क्या होगा कि अपने सप्लायर्स को जो है वो अपना ऑर्डर पास कर देना। वो जो कॉपी होगी आपकी ऑर्डर की, उसकी 4 कॉपीज़ की जाएँगी, ठीक है? एक कॉपी आप वेंडर्स को भेजेंगे जिससे आपने अपने प्रोडक्ट्स मँगवाने हैं। एक कॉपी उसकी रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास होगी, जो कि इन्वेंट्री को रिसीव करते हैं। एक उसकी ये जो कॉपी होगी परचेज़ ऑर्डर की, वो फाइलिंग डिपार्टमेंट, जो कि आप अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए रखते हो, उनको दी जाएगी, और एक कॉपी जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को दी जाएगी। जो वेंडर्स को भेजी जाएगी, वेंडर्स आपके जो है वो रिसीव करेंगे परचेज़ ऑर्डर, आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देंगे, ठीक है? आपको मटीरियल रिसीव होंगे, तो रिसीव कौन करेगा? आपका रिसीविंग डिपार्टमेंट। जब मटीरियल रिसीव किए जाएँगे तो उनकी इंस्पेक्शन की जाएगी, असेसमेंट की जाएगी कि क्या आपका मटीरियल पास हो गया है या फिर नहीं। पास होने का क्या मतलब है? यहाँ पर जो आपने एक परचेज़ ऑर्डर बनाया था, उसमें सारी स्पेसिफ़िकेशंस लिखी थी। आप देखोगे क्या वही साइज़, वही कलर, वही क्वांटिटी है या फिर नहीं। अगर तो इंस्पेक्शन से आपके प्रोडक्ट पास नहीं हुए, तो फिर हम अपने वेंडर्स को कॉन्टैक्ट करेंगे, सप्लायर्स को कॉन्टैक्ट करेंगे और फिर अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर देंगे, वापस भेज देंगे, ठीक है? परचेज़ेज़ रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर आपके वो टेस्ट पास कर जाते हैं, इंस्पेक्शन पास कर जाते हैं, तो फिर गुड्स टू इन्वेंटरी, आप वो चीज़ें उठाकर, रिसीविंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो चीज़ें उठाकर इन्वेंटरी में रख देगा जाके, ठीक है? जब आप इन्वेंटरी में रखेंगे तो वहाँ से एक और काम भी होना है, अभी तक हमने पेमेंट नहीं की। तो जो फाइलिंग डिपार्टमेंट होगा, जब उसको कॉपी रिसीव होती है, तो वो परचेज़िंग ऑर्डर के साथ उसको मैच करता है और उसकी सारी एंट्रीज़ कर लेता है। वही एक कॉपी भेजता है आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को कि ये परचेज़ ऑर्डर जो है ये हमने मँगवाया, इतनी इन्वेंट्री मँगवाई है और हम जो है इतनी पेमेंट को ऑथराइज़ करते हैं। फिर वो जाएँगे आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास और फिर जो है वो पेमेंट जाएगी आपके वेंडर्स के पास। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, यहाँ पे उसने फ्लो चार्ट के थ्रू बनाया है, इसको हम डिफरेंट स्टेप्स में पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवाऊँ ये सारा आपके पास एक परचेज़िंग प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है? जब भी किसी कंपनी में मटीरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो नीड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज़ आर आइडेंटिफाइड। वो आइडेंटिफ़ाई की कैसे जाती हैं? देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज़ हैं।
यहाँ पर आपको कभी कभी गुड्स की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी सर्विसेज। अगर आपको सर्विस चाहिए तो इसका मतलब है कि कोई ह्यूमन होगा जो कि वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि आप अपने सुपरवाइजर को जाकर बताओगे कि मुझे इस सर्विस की ज़रूरत है, मुझे इस तरह के वर्कर की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगा, एडवर्टीजमेंट करेगा, ठीक है, कि इस तरह की चीज़ हमें चाहिए। तो आप जो भी पर्सन कोई इस तरह का काम कर सकता है, इस तरह की सर्विस दे सकता है, वो हमें आकर कांटेक्ट करे। लेकिन अगर हमें गुड्स रिक्वायर्ड होंगी, उस केस में हम सिंपल क्या करेंगे, हम जो है रिक्विजिशन रेडी करेंगे, ठीक है। रिक्विजिशन जो मैं परचेज ऑर्डर कह रही थी उसको कहा जाता है रिक्विजिशन, रिक्वेस्ट करना। परचेज ऑर्डर को भी रिक्वेस्ट कहा जाता है। जब हमने गुड्स को आइडेंटिफाई करना है, अब गुड्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, अगर कोई जो भी वर्कर्स हैं जो कि वो आइटम्स यूज़ कर रहे होते हैं, उनको यूज़ करके वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो बता देते हैं आगे सुपरवाइज़र को कि चीज़ खत्म हो रही है, या फिर सुपरवाइज़र खुद जाके चेक कर लेता है कि ये चीज़ खत्म हो रही है, या फिर ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है कि हमने ये चीज़ इतने जो है डेज़ के लिए मंगवाई थी, अब डेफिनेटली खत्म होने वाली होगी, तो हमें मंगवा लेनी चाहिए। तो फर्स्ट जो आपका काम होता है वो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या कोई चीज़ खत्म तो नहीं हो रही। अगर इन्वेंट्री में से चीज़ें खत्म हो रही होंगी तो साथ ही हम क्या करेंगे, चेक करेंगे चीज़ों को, ठीक है, हमारे सामने जो है हमें पता चलेगा कि हमें वो चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड है। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा परचेजिंग रिक्विजिशन को रेडी करना। अब रिक्विजिशन जो परचेज ऑर्डर जो होगा आपका, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, जो भी आपको आइटम नंबर चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग में भी देखते हो कि हर चीज़ को एक आइटम नंबर दिया जाता है। अगर रिटेलर्स होंगे तो रिटेलर शॉप पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा असॉर्टमेंट होती है, प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है। तो वहाँ पर प्रोडक्ट को उनके नाम के साथ मेंशन नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको हम आइटम नंबर के साथ मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने परचेज रिक्विजिशन में ये लिखना है कि हमें कौन सा आइटम नंबर चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो भी चीज़ आप मेंशन करेंगे, क्योंकि क्वालिटी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। उसके अलावा क्वालिटी के बाद आप मेंशन करोगे कौन सा साइज़ होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए। उसके अलावा आप मेंशन कर दोगे कि किस डेट तक आपको वो रिसीव होना चाहिए, डेट ऑफ डिलीवरी के इस डेट तक आ जाना चाहिए, इसके बाद आएगा तो हमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी परचेज रिक्विजिशन में मेंशन करते हो। ये कौन कर रहा है डिपार्टमेंट, ये आपका इन्वेंट्री डिपार्टमेंट कर रहा है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। अब वो वाली जो परचेज रिक्विजिशन होगी किस डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी, परचेजिंग डिपार्टमेंट को। अब जब परचेजिंग डिपार्टमेंट को वो चीज़ रिसीव होगी तो वो उसको रिव्यू करेंगे और फिर अप्रूवल देंगे कि क्या आपकी इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट किया जा सकता है या फिर नहीं। आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट अप्रूवल दे देगा तो फिर आपकी जो है वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेज दी जाएगी। जब आप स्टेप नंबर 4 में पहुंचते हो तो आपने बेसिकली डिफरेंट सप्लायर्स को ढूंढना होता है। जब ये जो आपका स्टेप नंबर 4 है ना, ये पता है कैसे काम करता है। आप जो है डिफरेंट सप्लायर्स देखते हो, डिफरेंट सप्लायर्स को बताते हो कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए, ठीक है। फिर वो सप्लायर्स आपको भेजते हैं कंसाइनमेंट्स, ठीक है। कंसाइनमेंट का टॉपिक आपने पढ़ा होगा। कंसाइनमेंट्स भेजते हैं कि हम आपको ये वाले प्रोडक्ट इतनी प्राइस पर दे सकते हैं। बेसिकली सप्लायर जो है वो आपको बताते हैं, आप ऑर्डर करते हो, फिर वो आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है वो सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या किया था, आपने एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि हम आपसे परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमें क्या भेजें, कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले जो है हमें बताएँ। वो आपके पास जो कंसाइनमेंट आएगी, हम उनमें से अपने सप्लायर्स को चेक करेंगे कि कौन-सा जो है वो हमें चूज़ करना चाहिए, ठीक है? जिसको भी आप चूज़ कर लेते हो, जिसकी आपकी प्राइस और क्वालिटी आपको बेटर लगती है बाकी सप्लायर से, आप बाकी ऑप्शंस को क्रॉस कर दोगे। जौन-सा भी सप्लायर, जौन-सी भी कंसाइनमेंट आपको अच्छी लगेगी, उसको आप क्या कर लोगे, चूज़ कर लोगे। अब यहाँ पर जिस सप्लायर को आपने चूज़ किया है, उस सप्लायर को आपने क्या करना है, परचेज़ ऑर्डर भेजना है। जो डॉक्यूमेंट मैं आपको पहले कह रही थी जिसकी आपकी 4 कॉपीज़ की जाती हैं, आपकी एक वेंडर को भेजी जाती है, एक आपके रिसीविंग डिपार्टमेंट को, एक आपके जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को और एक आपके फाइलिंग डिपार्टमेंट को। वो कॉपी किसकी होती है, आपके परचेज़ ऑर्डर की। बेसिकली ये एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट है, जो कि आपके सप्लायर को बताता है कि कौन-सी आइटम चाहिए, कौन-सी क्वांटिटी में चाहिए, किस डेट तक चाहिए, कौन-सा कलर, कौन-सा साइज़, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, क्या वो उससे एग्री करेगा या फिर नहीं करेगा। वो सारी चीज़ें किसमें मेंशन की जाती हैं, आपके परचेज़ ऑर्डर में। तो ये सारा काम क्या है आपके स्टेप नंबर 4 में होगा। आप परचेज़ ऑर्डर रेडी करोगे, ठीक है? उससे पहले आपकी रिक्विजिशन रेडी की गई थी, जो कि विदिन द कंपनी चेक होनी थी, ठीक है? विदिन द कंपनी डिफरेंट डिपार्टमेंट इसको अप्रूव कर रहे थे। जब आपके परचेज़िंग डिपार्टमेंट ने अपने सप्लायर्स ढूँढ लिए, तो जिस सप्लायर को चूज़ किया उसको हमने जिस मेथड के थ्रू बताना है, वो मेथड क्या है, परचेज़ ऑर्डर,
ठीक है। अब एक न्यू टर्म है जो कि हमारे सप्लायर्स आजकल यूज़ कर रहे हैं, वो है हमारे पास स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग मतलब जो स्टे कर रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि आपकी कंपनी को एक आइटम चाहिए होती है और आपको उसका बेस्ट सप्लायर मिल जाता है, ठीक है। आप क्या करते हो, उसके साथ जो आपने ऑर्डर बनाया होता है, एक परचेज ऑर्डर, उसको रिकरिंग नेचर का रख लेते हो। मतलब कि मुझे 1 साल में, या फिर आप ये कह लो कि मंथ में मुझे 2 दफ़ा ज़रूरत पड़ती है, तो आप सिंपल एक मिस कॉल के थ्रू या फिर उसको एक जो है वो सिंपल सी रिक्वेस्ट भेज दोगे कि हमें वही आइटम्स भेज दो, ठीक है। जैसे कि अक्सर ऐसा होता है ना कि आपको ये जो है शॉपकीपर को पता है कि आपको क्या चाहिए, तो सिंपल आप उसको इशारा करोगे तो वो आपकी पसंद की चीज़ें लेकर रख देगा। तो आपके सप्लायर के साथ भी ऐसा ही है कि आप एक ही दफ़ा उसके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिकरिंग नेचर का होता है कि जब भी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा, वो आपको आपके कहे बगैर ही वो प्रोडक्ट्स आपको भेज देगा। जैसे कि मैंने अपने सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मुझे हर मंथ की जो है वो 15 डेट को ये वाले प्रोडक्ट्स इतनी मिकदार में चाहिए। तो वो मैं चाहे कहूँ चाहे ना कहूँ, हर मंथ की 15 देर तक मुझे वो वाले प्रोडक्ट्स भेज देगा, ठीक है। उनको क्या कहा जाता है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन एंड अप्रूवल। सप्लायर्स चूज़ कर लिए, हमने ऑर्डर्स जो बना लिया, परचेज ऑर्डर रेडी कर लिया। अब हमने अपने सप्लायर के साथ निगोशिएशंस करनी है और उसे अप्रूवल लेना है। दोनों पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिग्नेचर्स हो गए। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल ऑब्लिगेशन है, दोनों में से कोई भी तोड़ेगा तो उसको जो है वो लीगली वो उसके लिए लायबल होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट काम क्या है कि आपने जो है शिपिंग और रिसीविंग करनी है। वो कैसे करेंगे? आपका जो भी सप्लायर होगा वो आपको आपके डिज़ायर्ड आइटम क्या करेगा, शिपमेंट के थ्रू भिजवा देगा। और रिसीविंग क्या करेंगे? आपका रिसीविंग डिपार्टमेंट उसको रिसीव करेगा। जैसे कि मैंने आपको फ्लो चार्ट में दिखाया था कि जब भी आपके प्रोडक्ट्स, आपका ऑर्डर आपको रिसीव होता है, तो कंपनी का रिसीविंग डिपार्टमेंट इसको क्या करता है? रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसकी होगी चेकिंग, उसकी इंस्पेक्शन की जाएगी। आपका जो परचेज़ ऑर्डर है उसमें जो चीज़ें मेंशन की होंगी उनको चेक किया किया जाएगा। जो आपके पास आइटम्स आए होंगे, क्या वही कलर, वही शेप, वही डिज़ाइन और वही पैकेजिंग है या फिर नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें जो है वो सेम कर जाएंगी, तो उस केस में आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लोगे। अगर कोई भी स्पेसिफिकेशन मैच नहीं होती, तो आप उस परचेज को रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो जब आपकी असेसमेंट करेगा वो आपका रिसीविंग डिपार्टमेंट होगा, इंस्पेक्शंस कर ली जाएंगी। अगर प्रोडक्ट आपके परचेज ऑर्डर के साथ मैच हो जाते हैं, तो अगला काम क्या है? पेमेंट्स करना। एंड गर्ल्स, प्राइस का और क्वालिटी का आपस में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। अगर प्राइस अगर आपको कम चाहिए, तो डेफिनेटली आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्वालिटी के ऊपर भी, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्राइस मतलब आपको क्वालिटी हायर चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे आपके स्मॉल बिजनेस ऑनर जो है वो अपनी क्वालिटी को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, ठीक है। उसीलिए उनके जो पर यूनिट प्रोडक्ट है उनकी प्राइस ज़्यादा आ जाती है। अब जब हमने सप्लायर्स को चूज़ किया, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन प्राइसेस एंड क्वालिटी। हमेशा सिर्फ प्राइसेस के बेस पर हमें अपने सप्लायर्स को चूज़ नहीं करना होता। प्राइस शुड नॉट बी द ओनली फैक्टर टू चूज योर सप्लायर्स, ठीक है। बहुत अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अदर फैक्टर में सबसे ज़्यादा आपकी क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। आपने देख लिया कि आपको ऑर्डर आपका रिसीव हो गया, जिस प्राइस पर हमने डिसाइड किया था, जो परचेज ऑर्डर पे मेंशन थी, वो सेटिस्फैक्ट्री प्राइस आप अपने प्रोडक्ट के लिए पे कर दोगे। अब कंपनी में क्या होगा कि जब आपकी इन्वेंट्री रिसीव होती है, आपको ऑर्डर रिसीव होता है, आप सारी चीज़ें इन्वेंट्री में भेज देते हो। जो भी वो आपकी कॉपी होती है परचेज ऑर्डर की, मैंने कहा था आपको एक वेंडर को भेजेंगे, रिसीविंग डिपार्टमेंट को भी मिल गई, फाइलिंग डिपार्टमेंट ने रिकॉर्ड्स भी मेंटेन कर लिए। अब काम किसका आ जाता है? आपके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट का। आप आपका जो परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा, वो जो एक रिसीट होती है वो भेज देगा आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। वो उस रिसीट की चेकिंग करेंगे, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे कि इतना पैसा जो है वो हमारे परचेजिंग डिपार्टमेंट ने इस दिन को जो है वो हमसे मंगवाया था। फिर आपके सप्लायर्स को क्या कर दी जाएगी? पेमेंट कर दी जाएगी। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। अब गर्ल्स, ये एक मैनुअल प्रोसीजर है जो कि हर सप्लायर जो है वो डेली यूज़ में यूज़ कर रहा होता है। जो मैंने अभी आपको फ्लो चार्ट दिखाया था, ये आपका कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। बहुत ज़्यादा आपके रिटेलर्स ऐसे हैं जिनके पास स्कैनर्स होते हैं जो कि खुद ही आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हमारे आज के दिन में कितने आइटम सेल हुए हैं, इन्वेंट्री में कितने आइटम्स पड़े हैं। जैसे कि आपने डेटाबेस पढ़ा था, एक ही फाइल के अंदर आप अपने सारे आइटम्स रखते हो, और जो है वो अगर एक ख़त्म होते जा रही हैं वो आइटम्स एक फ़ाइल में से, तो बाकी सब फाइल्स में से भी उसकी डिडक्शन होती रहती है।
क्योंकि आपका सारा डाटा एक दूसरे के साथ इंटरेक्टेड डाटा होता है। तो जो जो डाटा बेसिस वाला आप पढ़ते हो, पूरी बुक पढ़ी है आपने, वो किस में यूज़ होता है? ये सारा काम करने के लिए, ठीक है? कि आपको सप्लायर्स के साथ कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको पता चल जाता है कि कितने आइटम्स कम हैं और आप सिंपल एक जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। परचेज़िंग करने के बाद आपको पता चल गया कि आपकी इन्वेंट्री में डिफरेंट आइटम्स अब आपके पास आ चुकी हैं। किसी भी कंपनी को चलाने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आपके पास इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के मेथड्स हैं, किस तरह से आप इन्वेंट्री को लेकर आते हो और कितना उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, ये है की टू सक्सेस फॉर अ स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। कि आप इन्वेंट्री लेकर आते हो, ना वो एक्सेस होती है, ना ही वो जो है इतनी कम होती है कि आपको नुकसान हो, आपके स्टॉक आउट हो जाए, ठीक है? तो इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, जैसे कि हमें पता चल गया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे लार्ज बिज़नेस है, चाहे स्मॉल बिज़नेस है, चाहे वो छोटी-छोटी सप्लाईज़ ही क्यों ना हो। मतलब कभी-कभी आपको किसी एक कॉमन पिन की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है कि आप अगर उस टाइम पे ना अवेलेबल हो, तो आपको नुकसान हो जाता है। इसीलिए इन्वेंट्री का हर वक़्त आपके पास एक मैनेज्ड फ़ॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके बिज़नेस के लिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से परचेज़िंग करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर लेते हैं, ऑनलाइन मेथड्स हैं, उसके अलावा आपके पास कंप्यूटराइज़्ड मेथड्स हैं, डेटाबेसेस हैं। उसी तरह से आपके इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं, और ये मेथड्स कुछ पुराने हैं जो कि आप बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, और 1-2 न्यू मेथड भी है। फर्स्ट मेथड है हमारे पास बारकोड्स। नाम तो आपने सुना ही होगा। बेसिकली ये सिम्बोलॉजीज़ होती हैं, डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आपके प्रोडक्ट के पीछे ऐसे कुछ लाइन्स होती हैं, कुछ मोटी होती हैं, कुछ पतली होती हैं। बेसिकली इनको क्या कहा जाता है? बारकोड कहा जाता है। ये आइडेंटिफिकेशंस होती हैं आपके प्रोडक्ट की, जिनको स्कैन कर लिया जाता है, ठीक है? दूसरे हमारे पास आते हैं क्यूआर कोड्स। क्यूआर कोड्स बेसिकली आपके कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में होते हैं, जिसको सिर्फ कंप्यूटर्स ही रीड कर सकते हैं। गर्ल्स, अक्सर आपने अपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, आप अपने व्हाट्सएप पे जाकर भी खोलो तो आपको क्यूआर स्कैनर्स मिल जाएंगे। स्नैपचैट पर आपको क्यूआर स्कैनर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा आप में से काफ़ी लोग जो है वो शेयरिट ऐप यूज़ करते होंगे, उसमें भी क्यूआर कोड जो है वो गिवन होते हैं, ठीक है? आप सिंपल जो है एक क्यूआर कोड को अपने जो है डिवाइस के सामने अगर रखते हो, तो वो उसको कॉपी कर लेता है, उसका डाटा जो है उसका पता चल जाता है, उसको स्कैन कर लिया जाता है, ठीक है? ये आपके सामने कुछ कोड्स हैं, ये जो आपका ये वाला कोड है, इसको कहा जाता है क्यूआर कोड, जो कि आप अपने व्हाट्सएप पर भी देख सकते हो, अपने स्नैपचैट पर भी देख सकते हो, उसके अलावा अपने जो है अम शेयर इट पर भी देख सकते हो। सिंपल आप इसको स्कैन कर लेते हो ना, तो ये आपका डाटा है, पता चल जाता है इसको कि ये वाला पर्सन है, और आपका सारा डाटा आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास किसी पर्सन का फ़ोन नंबर नहीं है और आप उसका व्हाट्सएप खोलते हो, उसका क्यूआर कोड खोलते हो, आप अपने मोबाइल में जो है अपना व्हाट्सएप कैम ऑन करते हो, स्कैन करोगे तो दोनों आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स बन जाओगे। ठीक है? इनको कहा जाता है क्यूआर कोड्स। ये जो आपके सामने ही हैं, ये बारकोड्स हैं, ये सिंबल्स होते हैं जो कि रीडेबल होते हैं आपकी इन्वेंट्री के लिए। पता चलता रहता है कि कितने आइटम्स इन्वेंट्री में हैं और कितने आइटम सेल हो चुके हैं, ठीक है? ये दोनों तरीके अब जो है काफ़ी पुराने हो चुके हैं। एक न्यू मेथड है आपके सामने, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा कि होटल्स में जाते हैं तो होटल्स में उनको कीज़ नहीं दी जाती, बल्कि एक कार्ड होता है उनके पास। वो कार्ड जो है वो अपने डोर के सामने रखते हैं और वो उसको स्कैन कर लेता है और उनका रूम जो है वो अनलॉक हो जाता है, ठीक है? वो क्या कहलाते हैं? आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो कि जिनके ऊपर कुछ टैग्स और कुछ रीडर्स होते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया कि ये आपके पास ये जो है ये टैग्स हैं, और ये जो आपको नज़र आ रहा होता है इनको हम क्या कहते हैं? रीडर्स होते हैं, जो कि उन टैग्स को क्या कर लेते हैं? रीड कर लेते हैं। ये जो टैग्स होते हैं जब इन रीडर्स के सामने रखे जाते हैं तो इनके दरमियान में कुछ वेव्स क्रिएट होती हैं, ठीक है? उन वेव्स की वजह से वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? स्कैन कर लेते हैं, ठीक है? ये तीनों आपके जो है वो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के मेथड्स हैं। बारकोड जो है इससे पता चलता जाता है कि आपकी इन्वेंट्री में कितने आइटम्स हैं और कितने सेल हो चुके हैं। क्यूआर कोड से आप अपने आइटम्स को स्कैन कर लेते हो कि क्या ये प्रॉपर उस कंपनी का है या फिर नहीं है। मतलब इससे आप जो है प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आइडेंटिफिकेशन है, ये भी आइडेंटिफिकेशंस के लिए यूज़ की जाती है। क्या ये प्रोडक्ट जो है उसी कंपनी का है या फिर नहीं। उसके अलावा गर्ल्स, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आपकी रिटेल स्टोर्स पे या फिर मेडिकल स्टोर्स पे वो आपको बिल हाथ से बनाकर नहीं देते।
बल्कि उन्होंने एक छोटा-सा स्कैनर रखा होता है, जिसके ऊपर से ग्रीन लाइट शो हो रही होती है, वो स्कैनर वहाँ पर होता है। आपने सिंपल अपना प्रोडक्ट उसके सामने रखना है। आपने अक्सर सेलमैन को देखा होगा, वो प्रोडक्ट अपना वो जो भी आइटम है आपका, चाहे ड्रेस आप किसी ब्रांड से परचेज़ करने जाएँ, वो उस स्कैनर के सामने रखते हैं, वो उस कोड को रीड करते हैं और ऑटोमैटिकली उनके कंप्यूटर पे उसकी प्राइस शो हो जाती है और आपको कंप्यूटराइज़्ड स्लिप्स जो मिलती हैं, जो बेकरीज़ से और डिफरेंट आपको रिटेल स्टोर से या फिर आपको ब्रांड से जो स्लिप्स मिलती हैं, जिसके ऊपर कंप्यूटराइज़्ड आपकी सारी जो है वो टोटलिंग हुई होती है आइटम्स की, वो भी इन्हीं कोड्स को यूज़ करते हैं अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, ठीक है? जिस प्रोडक्ट को वो सेल कर देते हैं उसका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑटोमैटिकली कंप्यूटर में सोल्ड के नाम से शो हो जाता है, ठीक है? इसलिए आपके ब्रांड्स के ऊपर बहुत कम सेल्समैन होते हैं जो कि हर चीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं। बाकी इन्वेंट्री पीछे से कौन मैनेज करते हैं? आपके ये सारे कोड्स, मतलब कंप्यूटराइज़्ड मेथड्स। गर्ल्स, नेक्स्ट है हमारे पास रोल प्लेड बाय इन्वेंट्री। जैसे कि हमने देखा कि आपकी इन्वेंट्री आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे आप रिटेलर हैं, चाहे आप लार्जर बिजनेस हैं, चाहे आप स्मॉल बिजनेस हैं, इन्वेंट्री का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ से ले सकते हो। मीन्स आपको पता है कि जब भी आपके मंथ स्टार्ट होता है तो आपकी मदर ग्रॉसरी करती हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आपके घर की बाकी जो सारी ग्रॉसरी होती है वो करके लेकर आती हैं, ठीक है? उसका फ़ायदा क्या होता है? वो अपनी हर चीज़ अपने पास रखती हैं और डेली आपको खाना बनाना होता है, सुबह ब्रेकफ़ास्ट करना होता है, फिर आपने खाना बनाना होता है, आपकी हर चीज़ आपको घर पर अवेलेबल होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका क्या होगा कि डेली आपको सुबह नाश्ते के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा, आपको डिनर के लिए भी बाहर जाना पड़ेगा, आपको जब आपने लंच करना है तो उसके लिए भी जो भी बनाना है उसके लिए भी बाहर जाना पड़ेगा। मतलब आप हर चीज़ के लिए बार-बार छोटी-छोटी चीज़ परचेज़ करने तो बाहर नहीं ना जाते। आप अपने रेफ्रिजरेटर में, अपने स्टोर्स में, अपने केबिन्स में वो चीज़ें स्टोर करके रखते हो। ठीक है? सेम जो है अप्लाई होता है हमारी कंपनीज़ के लिए भी कि अगर वो अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो उनको छोटी-छोटी चीज़ के लिए बार-बार परचेज़िंग करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री जो है वो डिफरेंट शेप्स में होती है, आपको पता है, आपने पढ़ा है कॉस्ट अकाउंटिंग में कि कुछ इन्वेंट्री आपके पास रॉ मटेरियल्स की शेप में होती है, कुछ इन्वेंट्री आपके पास सेमी फिनिश्ड फॉर्म में होती है, कुछ इन्वेंट्री आपके पास फिनिश्ड गुड्स में होती है। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए, और रिटेलर्स के लिए ऐसा होता है। रिटेलर से पहले हम अगर मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम शो की है जिसमें आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरर के पास जब इन्वेंट्री आती है तो वो डिफरेंट फॉर्म्स में होती है। सबसे पहले आप अपने मटेरियल्स को जब रिक्वेस्ट करते हो और आपके जो डिपार्टमेंट है, रिसीविंग डिपार्टमेंट, वो मटेरियल को रिसीव करता है। वेंडर्स से जब चीज़ें आपके पास आएंगी तो तब भी आपने मटेरियल्स को क्या करना है, अपने वेयर हाउस में उसको सेव करना है, ठीक है? जो भी आपका स्टोर रूम होगा जहाँ पर अपनी इन्वेंट्री को सेव रखते हो, वहाँ पर उसको सेव रखोगे, ठीक है? फिर जब भी आपको जो भी रॉ मटेरियल होता है उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस होने होते हैं, फिर उसने कन्वर्ट होना होता है अपनी फिनिश फॉर्म में। तो आप क्या करते हो, यहाँ से मटेरियल्स को बाहर निकालते हो, उनके ऊपर जो है वो कुछ प्रोसेसिंग करते हो, कुछ पार्ट्स वगैरह, कुछ जैसे कि अगर लकड़ी है, मैंने अपने वेंडर से लकड़ी मंगवाई, मैं उस लकड़ी को सबसे पहले क्या करूँगी, काटूँगी, ठीक है? तो जो वो फर्स्ट प्रोसेस होगा उसकी कटिंग का, उसके लिए मैंने उसको स्टोर से निकाला, उसकी कटिंग की, उसके बाद आप जो है दोबारा से उसको स्टोर कर लेते हो। लकड़ी के छोटे-छोटे पार्ट्स हो गए ना, मैंने इसको बहुत बड़े दरख़्त को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उस पार्ट्स को भी मैंने सेव करना है, वो मेरी क्या कहलाएगी, पार्ट्स इन्वेंटरी, ठीक है? उसके बाद आप उसके ऊपर ऑपरेशन नंबर 2 परफ़ॉर्म करोगे। ऑपरेशन 2 में क्या होगा कि मैं उस लकड़ी को शेप्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दूँगा। जो पार्ट्स थे, अब मैं उसको शेप्स बनाना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है? लकड़ी से उसको पहले कटिंग करूँगा, फिर उसको शेप दूँगा और फिर जो है वो एक चेयर बना दूँगा। ठीक है? चेयर बना लूँगा, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लूँगा। तो स्टेप नंबर 2 जो आपका प्रोसेस 2 होगा, वो होगा परफ़ॉर्म, आपकी पार्ट्स इन्वेंटरी कन्वर्ट हो जाएगी इन प्रोसेस इन्वेंटरी में। अब वो चेयर तो बन चुकी है लेकिन उसके ऊपर सीट लगाना, उसकी पॉलिशिंग करना और उसको जो है वो सारा काम रह चुका है। फिर आप जो है उसके फाइनल प्रोसीजर की तरफ जाते हो, ये जो आप F देख रहे हो, ये आपका फाइनल प्रोसीजर है। आप उसकी जो है प्रॉपर उसकी पॉलिशिंग करोगे, उसके ऊपर सीट लगाओगे, उसकी पैकिंग वगैरह करोगे और आपकी वो क्या कहलाएगी, फिनिश्ड इन्वेंटरी। ठीक है? फिनिश इन्वेंट्री आपने सेल कर देनी होती है अपने कस्टमर को। मतलब इन्वेंट्री की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो कि आप अपनी बिज़नेस में रखते हो। आपने इन्वेंट्री को हर लेवल पर अपने पास क्या रखना होता है, स्टोर करके रखना होता है। ये तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए था। अगर हम रिटेलर्स की बात करें तो उनका काम थोड़ा-सा आसान हो जाता है आपके लिए। कैसे आसान होता है? ये देख सकते हो आप, अगर रिटेलर्स की हम बात करें तो जब रिटेलर्स ने अपनी गुड्स जो है वो मंगवाई थी अपने सप्लायर से, तो वो सिंपल क्या करेगा, जो भी वेंडर से उसने गुड्स रिसीव की थी उनको लाकर रखेगा अपने वेयर हाउस में।
गुड रिसीव्ड एंड पुट इन स्टोरेज, आप उसको स्टोरेज में रखोगे, उसको स्टोर करके रखोगे, और फिर जब आप उसमें से कुछ आइटम्स उठाओगे, आपने देखा होगा जब आप छोटे थे और आपके जो गली मोहल्लों में रिटेल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर जो शॉप होती है उसमें कुछ आइटम्स होते हैं, लेकिन शॉप के पीछे उन्होंने छोटा सा रूम बनाया होता है जहाँ पर उन्होंने अपने सारे वो बॉक्सेस रखे होते हैं। तो ये बेसिकली वो रूम है जहाँ पर वो बड़े बड़े बॉक्सेस रखे होंगे, जो आइटम्स डिस्प्ले की जाती हैं वो ये हैं। वो कहते हैं गुड्स आउट पुट ऑन डिस्प्ले, यहाँ पर आप उनको डिस्प्ले पे लगाओगे, एक एक कंज्यूमर आएगा और वो आपके जो डिस्प्लेड आइटम्स होंगी उनको क्या करता रहेगा, परचेज करता रहेगा। ये है इन्वेंट्री जो कि आपको स्टोर करनी पड़ती है। अब आपने देखा कि आपके पास जो इन्वेंट्री होती है, आपको उस पे डिफरेंट कॉस्ट भी आएगी, मतलब जहाँ पर भी आपने इसको स्टोर करना है, यहाँ पर भी स्टोर करना है, यहाँ पर भी, और जब वो फिनिश्ड आइटम बन जाती है तब वहाँ पर भी आप स्टोर करोगे। रिटेलर्स की भी बात है कि वो भी इसको स्टोर करके रखेंगे। आपकी जो कुछ आइटम्स होती हैं वो पेरिशेबल होती हैं, खराब हो जाती हैं, जैसे कि दूध, दही, अंडे, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपके बहुत जो डेयरी आइटम्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो उनके लिए आपको क्या चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? आपको अपने पास रेफ्रिजरेटर्स रखने पड़ेंगे उनको स्टोर करने के लिए। आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आपकी आइसक्रीम्स हैं, उनको भी आपने स्टोर करके रखना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको गर्माहट में रखना चाहिए हमें, ठीक है? हम उनको हीट में रखते हैं। तो ये सारी आपकी क्या कहलाती है, कैरिंग कॉस्ट। आपको पता है कि इन्वेंट्री को कैरी करने पर भी कॉस्ट आती है, इन्वेंट्री को ऑर्डर करने पर भी कॉस्ट आती है। तो ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज आपने देख लिया कि इन्वेंट्री क्या-क्या रोल प्ले करती है किसी भी कंपनी के अंदर।